हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्यम एग्जाम पॉइंट। आज इस वीडियो में बात करेंगे बाल विकास यानी सीडीपी के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि सीटेट जुलाई 2024 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पहला इसमें प्रश्न है, विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ होने वाले परिवर्तनों में निम्न क्या शामिल है? रूप, दर, अनुक्रम, ये सभी। तो इसमें क्या शामिल है? विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ होने वाले परिवर्तन निम्न में क्या शामिल है? चारों ऑप्शन में से पहचाना है, तो ये सभी शामिल हैं, यानी चौथा विकल्प इसका सही है। दूसरा है, वह विचारात्मक प्रक्रिया जिसमें नूतन, वास्तविक तथा उपयोगी अवधारणाओं का प्रस्तुतिकरण निहित हो कही जाती है? रचनात्मकता, अभिनव, बुद्धिमत्ता, नव विचार। तो कौन सी प्रस्तुतिकरण निहित हो जिसमें उपयोगी अवधारणाओं का प्रस्तुतिकरण निहित हो, तो वह क्या कहलाती है, कही जाती है? वह रचनात्मकता कही जाती है, यानी दूसरा का पहला ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट आते हैं तीसरा, माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को कहा जाता है? पर्यावरण, जीन, आनुवंशिकता, होम्योस्टेटिस। क्या कहा जाता है इसमें? इसको आनुवंशिकता कहा जाता है, यानी तीसरा का तीसरा विकल्प सही हो जाए। चौथा है, निम्न सिद्धांतों में से कौन बच्चे के बौद्धिक विकास के 4 चरणों संवेदी चालक, पूर्व परिचालन, सुदृढ़ परिचालन एवं औपचारिक परिचालन को चिन्हित करता है? पहला है एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास सिद्धांत। दूसरा फ्रायड का मानसिक यौन विकास सिद्धांत। तीसरा जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। चौथा है कोलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत। तो बहुत ही आसान इसका जवाब है जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा? चौथा का तीसरा ऑप्शन सही हो जाए। नेक्स्ट आते हैं पांचवा, एकीकृत छात्र केंद्रित अधिगम के लिए पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से क्या लाभकारी नहीं है? पहला, छात्र का अभिप्रेरण विकास। दूसरा, सहकर्मी संचार का विकास। तीसरा, छात्र शिक्षक संबंध का निर्माण। चौथा है खोज सक्रिय अधिगम का ह्रास। इसमें उपयुक्त विकल्प होगा चौथा, इसमें खोज सक्रिय अधिगम का ह्रास, ये लाभकारी नहीं होता है। छठवां है, बुद्धि का कौन सा सिद्धांत सामान्य बुद्धि जी और विशिष्ट बुद्धि यश की उपस्थिति का समर्थन करता है? पहला है नियम प्रतिकूल सिद्धांत। दूसरा है गिलफोर्ड का बुद्धि का सिद्धांत। तीसरा है स्पीयरमैन का द्विखंड सिद्धांत। चौथा है वर्नोन का पदानुक्रमित सिद्धांत। तो ये छठवां कौन सा विकल्प इसमें सही होगा? तीसरा, स्पीयरमैन का द्विखंड सिद्धांत, यानी छठवां का तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं सातवां, प्रतिबिंब अवधारणा, प्रतीक एवं संकेत, भाषा, शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया अंतर्निहित है? पहला अनुकूलन। दूसरा प्रेरक पेशी विकास। तीसरा समस्या समाधान। चौथा विचारात्मक प्रक्रिया। इसमें कौन सा सही विकल्प हुआ? चौथा विचारात्मक प्रक्रिया, सातवां का चौथा विकल्प सही हो। आठवां है, सीखने की परिघटना में निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक घटक नहीं है? पहला अधिगम करता, दूसरा आंतरिक अवस्था, तीसरा है प्रेरक, चौथा है शिक्षक। तो सीखने की परिघटना में निम्न में से कौन सा आवश्यक घटक नहीं है? तो वह होता है शिक्षक आवश्यक घटक नहीं है। तो आठवां कौन सा ऑप्शन सही होगा? चौथा सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं नवा, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह दर्शाता है कि आपेक्षिक व्यवहार के सन्निकट सकारात्मक प्रतिक्रिया तथा पुनर्वलन के फलस्वरूप व्यवहारात्मक विकास किया जा सकता है? पहला शास्त्रीय अनुबंधन। दूसरा वाद्य अनुबंधन। तीसरा है ऑपरेंट अनुबंधन। चौथा है सामाजिक अनुबंधन। तो किसके द्वारा व्यवहारात्मक विकास किया जा सकता है? पुनर्वलन, सकारात्मक प्रक्रिया और पुनर्वलन के फलस्वरूप व्यवहार में परिवर्तन या व्यवहार में विकास किया जा सकता है। तो कौन सा इसका सही होगा? तीसरा, इसको बोलते हैं ऑपरेंट अनुबंधन, यानी नवा का तीसरा ऑप्शन सही होगा। दसवां, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा माता पिता यह अनुमान लगाते हैं कि उनके बच्चे में सभी सकारात्मक गुण हैं क्योंकि एक गुण सकारात्मक है, कहलाता है? परिवेश का प्रभाव। दूसरा हावर्थोन का प्रभाव। तीसरा प्रभाव का नियम। चौथा है प्रतिलोप परिवेश का प्रभाव। तो ये कौन सा कहलाता है प्रभाव? इस प्रभाव के अंतर्गत आता है परिवेश के प्रभाव का, यानी 10 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला ऑप्शन सही हो जाए।
11वां प्रश्न आते हैं, रमेश और अंकित की समान बुद्धि लब्धि 120 है। रमेश अंकित से 2 वर्ष छोटा है। यदि अंकित की उम्र 12 वर्ष हो तो रमेश की मानसिक आयु होगी तो कितनी होगी? वह 12 वर्ष होगी। इसमें फार्मूले से निकाल सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। 11 का तीसरा ऑप्शन सही होगा। 12 निम्नलिखित में कौन सा और सतत चर का उदाहरण नहीं है? आयु, लिंग, वैवाहिक स्थिति, आवासीय स्थान। तो निम्नलिखित में कौन सा और सतत चर का उदाहरण नहीं है? तो असतत चर का इसमें उदाहरण पहचानना है तो ये होता है आयु, यानी 12 का कौन सा ऑप्शन से होगा? पहला। नेक्स्ट आता है 13वां, छात्र की प्रयोगात्मक दक्षता के आकलन का यथोचित रूप है? साक्षात्कार, अवलोकन, प्रश्नावली, लिखित परीक्षा। तो छात्र की प्रयोगात्मक दक्षता के आकलन का यथोचित रूप है, यानी कौन आसानी से उसका आकलन कर सकता है? तो इसके लिए अवलोकन, यानी 13 का दूसरा ऑप्शन सही होगा। 14 कक्षा नायक उपदेशक द्वारा प्रयुक्त मूल्यांकन का प्रकार जो अनुदेशन के समय सीखने के विकास में किया जाता है कहलाता है? पहला नैदानिक मूल्यांकन, दूसरा फॉर्मेटिक मूल्यांकन, तीसरा प्लेसमेंट मूल्यांकन, चौथा संकलित मूल्यांकन। इसमें कौन सा मूल्यांकन कहलाता है? वह होता है दूसरा, फॉर्मेटिव मूल्यांकन कहलाता है, यानी 14 का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 15 था निबंधात्मक प्रश्न के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अच्छा विकल्प है? पहला, न्यूटन के गति के नियम की चर्चा करें। दूसरा, न्यूटन के गति के तीनों नियमों की व्याख्या करें। तीसरा, न्यूटन के गति के नियम क्या है? चौथा, न्यूटन के गति के नियम पर एक लेख लिखें। तो इसका सही विकल्प कौन सा होगा? निबंधक प्रश्न के लिए सबसे अच्छा विकल्प इसमें क्यों कौन सा होगा? तो हो जाएगा न्यूटन के गति के तीनों नियमों की व्याख्या करें, यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा? 15 का दूसरा ऑप्शन सही है। 16, शिक्षा शास्त्र का वह प्रकार जिसमें विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता होती है? पहला, विशेष लोगों को दी जाती है। दूसरा, विकलांग व्यक्तियों को दी जाती है। तीसरा, बुद्धिमान व्यक्तियों को दी जाती है। चौथा, स्थानीय मुखिया द्वारा संस्थापित होती है। तो शिक्षा शास्त्र का वह प्रकार जिसमें विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता होती है, इसमें होती है, वह विकलांग व्यक्तियों को दी जाती है, यानी 16 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? दूसरा सही हो जाए। नेक्स्ट आते हैं 17, निम्नलिखित में से कौन सा संकेत बच्चों में दृष्टि बाधित की समस्या सूचित नहीं करता? पहला, दिशा निर्देश के अनुसरण में समस्या। दूसरा, उदासी। तीसरा, ठोकर लगने का भय। चौथा, दूरी मापने में असमर्थता। तो कौन दृष्टि बाधिता की समस्या सूचित नहीं करता है? वह है दिशा निर्देश के अनुसरण में समस्या, यानी ये कौन सा ऑप्शन से होगा? 17 का पहला। 18 है, वाक बाधित बच्चों का विकास किया जा सकता है उनको? पहला, कक्षा में अपने विचार को प्रदर्शित करने के लिए प्रोत्साहित करके। दूसरा, सही ध्वनि के उच्चारण के लिए सहायता करके। तीसरा, उनके द्वारा कथित गलतियों को सुनने में सहायता करके। चौथा, मूल्यांकन के लिए विशेषज्ञ के पास भेजकर। तो इसका 18 का कौन सा विकल्प सही होगा? पहला, कि कक्षा में अपने विचार को प्रदर्शित करने के लिए प्रोत्साहित करके। नेक्स्ट आते हैं 19वां प्रश्न आते हैं, प्रतिभाशाली बालक पहला क्या है? तीव्र और आसानी से सीखते हैं। दूसरा, जो सुनते हैं या पढ़ते हैं बिना रटे कंठस्थ कर लेते हैं। तीसरा, वस्तु चिंतन करते हैं। चौथा, कम समय में हर अभिप्रेरण का अनुसरण करते हैं। तो प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं उनके अंदर कौन सी विशेषता होती है? वह कम समय में हर अभिप्रेरण का अनुसरण करते हैं, यानी 19 का कौन सा विकल्प सही होगा? चौथा सही होगा। 20वां है, मंद अधिगमकर्ता जिनकी शैक्षिक उपलब्धि सामान्य योग्यता से कम रह जाती है कहे जाते हैं? पिछड़े, विशेष, बाल अपराधी, मानसिक रूप से कमजोर। तो मंद अधिगमकर्ता जिनकी शैक्षिक उपलब्धि सामान्य योग्यता से कम रहती है तो उन बालक को क्या कहा जाता है? वह पिछड़े के श्रेणी में रखा जाता है, यानी 20 का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 21वां, कक्षा में प्रभावी व्याख्यान देते समय एक अध्यापक पहला है संबंध स्थापित करता है। दूसरा, सार्थक शारीरिक हाव भाव को समावेशित करता है। तीसरा है, व्याख्यान स्थल पर स्थैतिक बना रहता है। चौथा, ध्वनि की तीव्रता और तरीके में परिवर्तन करता है। तो प्रभावी व्याख्यान देने के लिए अध्यापक क्या करेगा? कौन आवश्यक होता है? कौन सा कार्य अति आवश्यक होता है?
वह होता है सार्थक शारीरिक हाव भाव को समावेशित करता है, यानी 21 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, दूसरा। 22 है मीडिया का एक उदाहरण जो अधिगमकर्ता को प्रत्यक्ष प्रस्तुतिकरण के द्वारा अधिगम में सहायक होता है। पहला शैक्षिक टेलीविजन, दूसरा है शैक्षिक प्रसारण, दूसरा ओवरहेड प्रोजेक्टर, चौथा है टेलीफोन। तो मीडिया का वह उदाहरण बताना है कि जो अधिगमकर्ता को प्रत्यक्ष प्रस्तुतिकरण के द्वारा अधिगम में सहायता करता है या सहायक होता है, तो वह कौन सा होगा, वह शैक्षिक टेलीविजन, यानी 22 का कौन सा विकल्प सही होगा, पहला विकल्प सही होगा। नेक्स्ट आते हैं 23 प्रश्न। विद्यार्थियों के साथ संप्रेषण का अर्थ होता है, पहला उनसे प्रश्न करने को कहना, दूसरा विचारों का आदान प्रदान करना, तीसरा उन्हें निर्देश देना, चौथा उन्हें अपने विचारों से अवगत कराना। तो विद्यार्थियों के साथ संप्रेषण का अर्थ क्या होता है, वह होता है कि विचारों का आदान प्रदान करना, यानी 23 का कौन सा विकल्प सही हुआ, दूसरा। 24 है कौशल को सीखने में पहली अवस्था होती है यथार्थता, चालाकी, समन्वयन, अनुकरण। तो कौशल को सीखने में जो पहली अवस्था होती है, प्रथम अवस्था होती है, वह कौन सी होती है, इस चारों विकल्प से पहचाना है तो अनुकरण होती है, यानी 24 का चौथा ऑप्शन सही हो जाए। 25 है निम्नलिखित में से कौन सा मूर्तवाचक अवधारणा का उदाहरण नहीं है, योग्यता, कुर्सी, बल, गति। तो मूर्तवाचक अवधारणा का उदाहरण इसमें नहीं है, कौन नहीं है, योग्यता, यानी जिसको छू नहीं कर सकते हैं, बस अनुभव कर सकते हैं, तो वो मूर्तवाचक में आता है, अमूर्त में आता है। तो ये मूर्त का नहीं है, तो मैंने अमूर्त पहचाना है, तो 25 का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 26 है पढ़ने की वह तकनीक जिसका उपयोग तालिका में स्थित शब्दावली तथा प्रसंग में किया जा सकता है कहलाता है की रीडिंग, री रीडिंग, स्कैनिंग, स्कमिंग। तो इसमें कौन कहा जाता है, वह कहा जाता है स्कैनिंग कहा जाता है, यानी 26 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 27। हम सभी में आवश्यकता के अनुसार अभिप्रेरण की शुरुआत होती है, छात्र की वह आवश्यकता जिसे उसको सर्वप्रथम पूरा करना चाहिए संबंधित है, किससे संबंधित है, सम्मान से, शारीरिक से, सामाजिक से, आत्म अनुभूतिकरण से। तो 27 का कौन सा विकल्प इसमें सही होगा, वह शारीरिक से होगा, यानी 27 का दूसरा विकल्प सही होगा। 28 आते कक्षा में किसी विषय वस्तु की परिचर्चा के समय एक अध्यापक के लिए आवश्यक प्रथम गतिविधि है, पहला तर्क संबंधी तथ्यों की व्याख्या, दूसरा उद्देश्य की सूचना, तीसरा विषय वस्तु को मौखिक रूप से बताना, चौथा श्यामपट पर विषय वस्तु लिखना। तो कक्षा में किसी विषय वस्तु की परिचर्चा के समय एक अध्यापक के लिए आवश्यक प्रथम गतिविधि क्या होती है, शुरुआत वाली होती है तर्क संबंधी तथ्यों की व्याख्या करना, यानी 28 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, पहला ऑप्शन सही होगा। 29 आते हैं निम्नलिखित में से कौन सा पुनर्बलन का उदाहरण है, पहला नहीं लता, उत्तर 45 नहीं है। कमला उत्तर देने में तुम कीर्ति की सहायता नहीं कर सकती, अरे नहीं, आमतौर पर तुम गलत हो। चौथा सुनील तुमने सही कहा। तो पुनर्बलन का इसमें कौन सा उदाहरण है, ये पहचाना है, तो ये चौथा होगा, सुनील तुमने सही किया, ये पॉजिटिव है, यानी और सब निगेटिव इसमें। तीसरा बच्चों में स्व अध्ययन की क्षमता का विकास किया जा सकता है, पहला महान व्यक्तियों का उदाहरण प्रस्तुत करके, दूसरा स्व अध्ययन पर व्याख्यान देकर, तीसरा स्वयं का उदाहरण प्रस्तुत करके, चौथा नूतन साहित्य उपलब्ध कराकर। तो स्व अध्ययन की क्षमता का विकास बच्चों में कैसे कराया जा सकता है, सबसे अच्छा तरीका क्या है, नूतन साहित्य उपलब्ध कराकर, यानी 30 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरह से इस वीडियो में हम लोग कुल मिला जुला के 30 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किए, जो कि CDP यानी बाल विकास पर आधारित थी, और सीटेट जुलाई 2024 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।